सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। चीन का साइबर वॉर। लद्दाख में भले ही अभी चीन के साथ तनातनी चरम पर है, वॉर नहीं छिड़ा है, लेकिन चीन भारत के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ चुका है। चीन की सरकार और सेना के इशारे पर झिनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में राष्ट्रपति, पीएम समेत देश के करीब 10,000 लोगों का डिजिटल डेटा इकट्ठा कर रही है। उधर संसद में विपक्ष के चीन मसले पर सरकार की घेरेबंदी पर पीएम ने पूरे सदन से अपील की कि सभी लोग देश की सेना और जवानों का हौसला बढ़ाएं। हमें अपने जवानों के साथ डटे रहना है, जो मौसम के खिलाफ चीन की आक्रामक नीतियों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसीलिए सेना के साथ पूरा सदन खड़ा है। सदन में लद्दाख सीमा पर चल रहे तनाव और सरकार को नीतियों पर घेरने में जुटे विपक्ष से पीएम ने सैनिकों के साथ डटे रहने का संकल्प लेने की अपील की। ऐसा इसलिए ताकि देश के नामचीन लोगों की जासूसी करने में जुटे चीन को देश की संसद से अलग अलग स्वर न सुनाई पड़े और न ही वो इसका कोई माइलेज उठा सके, क्योंकि चीन अब जंग से पहले हर हथियार आजमाने में जुट गया है। तो देखिए, खबर यह आ रही है कि चीन अपनी कुछ कंपनियों के जरिए भारत के नामचीन लोगों का डेटा जो है वो लगातार ट्रैक कर रही है, उनकी डिटेल्स हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसे जासूसी ही कहा जाता है। लेकिन आज संसद सत्र की जब शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि चीन को हम ये मौका नहीं दे सकते हैं, हमें एकजुट में ही इस पूरे मसले को लेकर के अपने स्वर उठाने होंगे। कोरोना काल में एहतियात के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे की जगह काम हो और दुश्मन के कानों में जो आवाज पड़े वो उसे चुनौती देने की हो। संसद में सरकार की घेरेबंदी का मंसूबा बांध कर आए विपक्ष को पीएम मोदी ने जवानों के आत्मसम्मान के साथ बांध दिया। आइए सुनते हैं पीएम ने क्या कुछ कहा और जवाब में विपक्ष को क्या कहना पड़ा। ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। डेफिनेटली पूरा देश हमेशा जवानों के साथ रहा है, चाहे केंद्र में सरकार किसी भी पार्टी की हो। ये जो जज्बा है उसके लिए राजनीतिक पार्टी या सरकार की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे देश की करोड़ों जनता के मन में हमेशा से बसा है। तो आज जो संकट है, लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर हो, चीन का संकट, तो पूरा देश की जनता हमारे जवानों के साथ खड़ी है और रहेगी, हमेशा रही है। तो संसद में जवान को सम्मान और एकजुटता की बात, तो उधर चीन की खुफिया साजिश, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, पीएम से लेकर तमाम बड़े लोगों के डेटा चोरी कर चीनी सरकार और सेना तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से माधवी अग्रवाल हैं, हमारे साथ अनुमा आचार्य हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर स्वाति राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक चीज समझना चाहूंगी, एक तरफ तो एलएसी पर इस तरह की जो स्थिति है, युद्ध के मुहाने पर है, हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन इसे युद्ध के मुहाने पर ही खड़ा रहना कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन के बारे में जो ये तमाम फैक्ट सामने आ रहे हैं, इसको हम किस तरीके से देखें? मतलब एक तरफ बॉर्डर पर अपने आप को संभालें या इंटरनल तमाम डेटा को संभालें, क्योंकि चीन जिस तरीके से 10,000 से ज्यादा लोगों को लगातार ट्रैक कर रहा है, ये तो वाकई चिंता का विषय है। ऐसा लग रहा है कि अपने ही देश में हम सुरक्षित नहीं है, जहां जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब कुछ तो पहले से ही चीन को पता है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपको वो कहावत याद होगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और क्योंकि युद्ध में
दुश्मन अक्सर इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करता है जी। और चाणक्य नीति में भी ये कहा गया है साम दंड भेद भाव। जी। तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप अनादिकाल से देखें जो वॉरफेयर है या जो युद्ध कला है या जो रण कौशल है जी। वो उसमें इस तरह की जो जासूसी होती है वो एक अहम हिस्सा रहता है। तो हमें इसमें कोई इस तरह का ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मिलिट्री में भी और पॉलिटिकल लेवल्स पे दोनों तरफ इस तरह के जो एस्पियोनाज या इंटेलिजेंस सिस्टम है वो रहते हैं। मिलिट्री में भी अगर आप देखें तो जनरली एक हेल्दी वे ऑफ इंटेलिजेंस वो होता है जहां दुश्मन के जो कमांडर्स होते हैं उनका पर्सनालिटी कार्ड बनाया जाता है, क्योंकि कौन कमांडर आपके खिलाफ है, जिसके साथ आपको युद्ध में उतरना है, क्या उसकी क्वालिटीज हैं, किस तरह का, वेदर ही इज एन एग्रेसिव मिलिट्री लीडर या बड़ा सप्रेसिव मिलिट्री लीडर है, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति तैयार करते हैं। तो मुझे तो इस बात में कोई ताज्जुब हुआ नहीं कि चीन ऐसी हरकतों पे उतरेगा। दूसरा चीज देखिए, किसी भी देश का जो कैरेक्टर होता है वो कन्वर्सेशन से भी आंका जाता है। जिस तरह की कई बार हमारे यहाँ बातचीत होती है तो जो आसपास के जो मुल्क होते हैं या जो दुश्मन देश होता है वो इस चीज का आकलन लगा लेता है कि वहां किस तरह की नेशनलिज्म है, किस तरह के रूल्स हैं, किस तरह के रेगुलेशंस हैं। हमारे यहाँ आप देखिए साइबर जो रूल्स हैं 2013 के बाद कोई ऐसी नीति बनी नहीं है, और वो भी एक तरह का आई वॉश है। जहां अगर आप चीन को देखें तो वहां कम से कम 3 ऐसे रेगुलेशंस हैं जो साइबर नीति को कंट्रोल करती हैं। तो वहां आप देखिए कोई इंसान, मैं ये नहीं कहता कि हमें उनकी कॉपी करनी चाहिए, हम एक डेमोक्रेसी हैं और चीन एक ऑटोक्रेसी है, लेकिन यस हमें आजकल अपना जो साइबर फुटप्रिंट है या साइबर जो ईग्रेस है या इनग्रेस है उस पर एक लगाम लगानी होगी, क्योंकि देखिए आजकल बिना बाउंड्री क्रॉस किए, बिना किसी के दरवाजे पे नॉक किए आप उसके घर में दाखिल हो सकते हैं। बिल्कुल, हस्तक्षेप जिस तरीके का है ये वाकई चिंता का विषय है। बने रहिए सर, हमारे साथ अनुमा आचार्य हैं कांग्रेस से। मैं बीजेपी से माधवी अग्रवाल का भी रुख करूंगी, लेकिन पहले अनुमा का मैं रिएक्शन ले लूं। अनुमा जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये उजागर हुआ है, आप लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं? क्योंकि ये तो चिंता का विषय है। हालांकि हम लोग जब दावा कर रहे हैं कि हमने चीन के कई ऐप्स बंद कर दिए, वो हमारे देश में पोस्ट अगर बात की जाए गलवान इंसिडेंट के बाद हमने जिस तरीके से उनके कई ऐप्स को लेकर के लगातार अभी रिसेंट भी बैन किया, हम कह रहे हैं कि हम अपने डेटा को उन तक पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन यहां तो बाकायदा एक पूरी कंपनी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रैक कोई नॉर्मल लोग नहीं हो रहे हैं, प्रधानमंत्री तक हो रहे हैं। पूर्व 5 प्रधानमंत्री और वर्तमान को मिला करके अगर जोड़ा जाए तो जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं इसको कैसे समझा जाए? ये आपने अगर ब्रिगेडियर है तो उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि युद्ध में हर कुछ चीज जायज है और जो हमारा भारत है ऐसा नहीं है कि केवल चीन ये कर रहा है हमारे साथ जी। हमारी भी खुफिया एजेंसी है। इस तरह से मत लीजिए कि केवल वही कर रहा है और हम इतने बुद्धू हैं कि उनके जाल में फंसने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। ये दो तरफा होता है हमेशा, कि केवल एक तरफ से साइबर किसी को हम वो ट्रैक कर रहे हैं हमको और हम नहीं कर रहे हैं। और इसमें देखिए न केवल प्रधानमंत्री, विपक्ष से मिसेस सोनिया गांधी को भी ट्रैक कर रहे हैं, ये भी आया है। कुछ हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनको भी। तो क्या हो रहा है कि जो हमारे देश ने एक तरह का सिग्नल भेजा है बाहर के कंट्रीज को, इसमें वो मीडिया को तो लीक कर देते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी स्ट्रेटेजिक होती है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो चीजें हमें दूसरे कंट्रीज को नहीं बतानी चाहिए वो हम फटाफट लीक कर देते हैं। हम विपक्ष से बात नहीं करते, उसे नहीं बताते, लेकिन हम जो पोर्ट्रे कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि देशभक्ति को हम दुधारी तलवार की तरह खेलेंगे। जहां विपक्ष ने हमसे सवाल पूछे हमारी एबिलिटी पर, तो हम कह देंगे आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं। और जो काम है वो हम ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें मीडिया को तो हम खुद लीक कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम अपनी रणनीति जो है वो दूसरे देशों के सामने इतना ज्यादा होकर बताते आए हो। और एक और बात है, हमने 1650 जहाज खरीदे, हजारों हजार युद्ध के इक्विपमेंट खरीदे। हम किसी के सामने इस चीज को बोस्ट करके नहीं बोलते थे। अब 4 चीजें खरीदते हैं, 5 चीजें खरीदते हैं और हल्ला इतना करते हैं। क्या ये रणनीति के लिए अच्छा है? क्या ये पोर्ट्रे करना है?
मतलब हमारी तैयारी उनको पहले ही पता लग जाती है और फिर वो अपनी तैयारी हमसे बेहतर करते हैं, आप यही कहना चाह रही हैं। अनुमा जी, मेरा सवाल एक और है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, इसमें जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया और पूछा गया कि आप ही तो थे जो कुछ समय पहले तक चीन के साथ में जिस तरह के दोस्ताना संबंध रख रहे थे, वही चीन है जो आज आपको आंखें दिखा रहा है। बावजूद इसके आप तो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि वो हमारे साथ युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसको किस तरीके से ले रहे हैं आप लोग? प्रीति, जो चीन को अगर हम ये सोचे कि जो नेहरू जी ने उस समय किया था हम वो नहीं कर रहे हैं, तो हमने वही तो किया। प्रधानमंत्री ने भी वही किया, 18 बार उनसे मिले, इतने बार झूला झूला, उनको कहीं आरती दिखाई, सब तो किया। लेकिन चीन ही वैसा है, एंशियस और सस्पिशियस। वो चीन की फितरत है और उसको देखते हुए हमें राजनीतिक और डिप्लोमेटिक वार्ता से उसे डील करना होगा और विपक्ष को अपने साथ रखते हुए साझेदार बना के करना होगा, एक सम्मिलित कंट्री की तरह। चलिए, हमारे साथ माधवी जी भी हैं, बीजेपी से हैं। अब इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। माधवी जी, आपने सुना अनुमा जी को, जिस तरीके से उनका सीधे तौर पर आरोप है कि चीन को तो आप सब कुछ बताते रहे थे, पहले आपके संबंध भी बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने कभी विपक्ष के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया। अब जब ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तब भी आप ये कह रहे हैं कि देखिए, सेना का मनोबल बढ़ाइए ना, संसद में एक स्वर में होकर के बातें कीजिए ना। हम आंखें बंद कर लेंगे तो जो हालात हैं उससे नकार तो नहीं सकते, मुकर तो नहीं सकते। क्या कुछ कहना है आप लोगों का इस पूरे मसले पर? प्रीति जी, बात ऐसी है कि कांग्रेस का एक जो है रटा रटाया आदत है कि वो जो उन्होंने लाइन रटी हुई बार बार वो रिपीट करते रहते हैं और इसी वजह से ये स्थिति बनती है कि इन लोगों के पास बोलने के लिए और कुछ रहता नहीं। समस्या ये है कि इन्हें समझना होगा कि ये कांग्रेस यहाँ पर बैठकर जो है वो केवल विपक्ष की नीति को देखेगी या देश राष्ट्रीय हित को देखेगी। जो चीन है वो एक कूटनीतिज्ञ वाला जो है वो देश है और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सामने एक ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा कूटनीति करता रहता है केवल भारत के साथ, क्योंकि इतनी सारी सीमाएं जो है वो लगी हुई है। ऐसी स्थिति में भारत को सख्त में हर वक्त जो है अलर्ट पे रहना पड़ता है। आज ये स्थिति है चीन की कि पहले कोरोना वायरस के पूरे विश्व में जो है एक तरीके से महामारी फैलाकर इन्होंने इकोनॉमी को जो है ध्वस्त करने की कोशिश की। जब भारत वहां पर नतमस्तक नहीं हो सका, जो रिजल्ट वो सोच कर रहे थे कि भारत की दशा हो जाएगी, जहां भारत अपनी तरफ से पूरी तरीके से अड्डी होकर खड़ा रहा और भारत पीछे नहीं झुक पाया, ऐसी स्थिति में इन्होंने जब सीमा पर है वो तैनाती शुरू कर और जबरदस्ती की जो एक इन लोगों का जो एक रणनीति है, जो गलत रणनीति है, वो शुरुआत कर दी ताकि भारत को किसी तरीके से भी दबाया जा सके, भारत तरीके से भी झुकाया जा सके। आपको पता होगा कि गलवान घाटी जो जगह है वहां पर भारत ने अपनी सड़कें बनाना शुरू कर दिया जो जगहों पर जो है विकास हो सकता है और इस वजह से के तहत भारत ने कई और इसको बौखलाया हुआ चीन है वो अपनी बौखलाहट निकालने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है वापस जहां भारत का नहीं पाए, बड़ी महामारी के ले पाए, वहां कि इसी तरीके से भारत को घेरा जाए। चारों तरफ सीमाएं जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीमाएं है वो चीन के साथ। लेकिन समस्या ये कि बार बार बोलते रहते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी है वहां उनसे जाके चुपचाप हैं। तो ये जो बता रहे हैं हो रहे हैं, क्या ये माधवी जी, मेरा सवाल ये नहीं था। खैर, मैं इस पर भी आऊंगी। हमारे साथ स्वास्थ्य राव भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। स्वास्थ्य जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि चीन हमारे देश के वीवीआईपीज और ऐसे लोगों को डेटा ट्रैक कर रहा है, लगातार जासूसी कर रहा है जो बहुत अहमियत रखते हैं, इस स्थिति को हम किस तरीके से देखें? पहले तो हमें क्या ये आंकलन करने की जरूरत नहीं है कि ये कब से हो रहा है और अब तक हमारे ऐसे कौन से कॉन्फिडेंशियल डेटा हैं जो उन तक पहले ही पहुंच चुके हैं? क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? मनस्पद हम इस मुद्दे पर बहस करें कि कांग्रेस कहती है बीजेपी हमें सहयोग नहीं करती, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेती, या फिर बीजेपी ये कहती है कि देखिए संसद में आप चीन को क्यों जताना चाहते हैं कि हम अलग अलग हैं, हम एकजुट होकर के क्यों नहीं बात करते हैं? क्या ये मुद्दा चिंता का विषय नहीं है? देश को इस बारे में अलर्ट नहीं होना चाहिए कि चीन अब तक न जाने 10,000 से ज्यादा ऐसे कितने लोग हैं, कितनों का डेटा इस्तेमाल कर चुका है और उसका वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है हमारे देश में ही स्थितियां बिगाड़ने के लिए? जी प्रीति जी, देखिए इस बात को पहले मैं आपको 2-4 चीजें कोशिश करूंगी कि ये कॉन्सेप्ट में क्लियर करूं। देखिए चाइना की जहां तक बात है, चाइना अपने लोगों के खिलाफ जासूसी करने वाला मुल्क है
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो अपने लोगों के खिलाफ जासूसी करता है, जिसके पास सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है, वो चाइना है। तो इस बात को लेकर कोई बहुत हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि चाइना ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने जो जिन मुल्कों से उसकी परेशानी चल रही है, जिनसे हमारा विवाद चल रहा है, उनके खिलाफ भी करेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं यहाँ पर पैनलिस्ट ने कुछ यहाँ पे बातें शेयर करी थी कि ये इंटेलिजेंस के लेवल पे इस तरह के काम होते हैं क्योंकि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां पे इस टेक्नोलॉजी से हम बच नहीं सकते, तो हमें इसके प्रति केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है। अब आप मुझसे बात ये कह रहे हैं कि हमारे को, भारत को इसका क्या करना चाहिए। देखिए, इससे हम बच नहीं सकते और कहीं ना कहीं हम भी चाइना के साथ अपनी इंटेलिजेंस को लेकर इस तरह के काम कर रहे होंगे जो आई एम नॉट प्रिवी, ये भारत सरकार की कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, तो आई एम श्योर ऐसा हो रहा होगा। दूसरी चीज हमें करना क्या है कि इस वक्त जो एंटी चाइना सेंटिमेंट दुनिया में है, जो कि है, उस पर हमें कैपिटलाइज करना है। पहला काम हमें ये करना है। और अभी कुछ मैं यहाँ पर कुछ बातें जरूर रखना चाहूंगी कि स्पेशली 29 और 30 अगस्त के बाद जो LAC पे हुआ और जिस तरह से भारतीय सेना ने जो फिंगर रीजन के आसपास के जो माउंटेन हाइट्स हैं उनको कब्जा किया, वो एक गेम चेंजर था। उसके बाद से चाइना के रुख में बदलाव आया, हमने देखा। उसी दिन हमने ये देखा कि हिंदुस्तान का जापान के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ। फिर हमने देखा कि कैसे आसियान की जो समिट हो रही थी, जिसको वियतनाम चेयर कर रहा था, उसमें वियतनाम ने चाइना को डांट लगाई कि चाइना साउथ चाइना सी में अपने वेपनाइज और ना करे, और US को उसने कॉल किया। सिमिलरली हमने देखा कि USA के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्वाड को नेटो की तरह अलायंस बनाने की बात रखी है। और अभी अक्टूबर में उम्मीद है कि क्वाड की मीटिंग होगी, जो 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से करके दुनिया भर का जो ये एक सेंटिमेंट है, एंटी चाइना सेंटिमेंट, उसमें बहुत पोटेंशियल है भारत को कैपिटलाइज करने के लिए। भारत को ये करना चाहिए। एक तरह से, जैसे मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी लकीर को छोटा नहीं कर सकते तो उससे बड़ी लकीर हमें खींचनी है। ये अप्रोच हमारा होना चाहिए एनालिसिस के लेवल पे। और ये जो हमारा इंटरनल जो झगड़ा है हमारे यहाँ ऑपोजिशन और इसका, ये राजनीति के मसले हैं और एज एन एनालिस्ट मुझे लगता है कि हमें इनसे ऊपर उठने की जरूरत है। स्वास्थ्य जी, मेरा सवाल इसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए है। जब देश में कोरोना काल चल रहा था, उस समय भी खबर आई कि अप्रैल और मई के महीने में चाइना की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई हजार साइबर अटैक्स हुए। जो अटैक्स हमारे इकोनॉमिक फर्म्स के ऊपर थे, हमारे बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर थे, कुछ न्यूज चैनल्स, मीडिया हाउसेस भी उसका शिकार हुए, और ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जहां पर चाइना की तरफ से ये साइबर अटैक किए जा रहे थे। हमेशा कोशिश यही थी कि हमें फाइनेंशियली वीक किया जाए। अब अगर इसी कड़ी में खबर यह आती है कि जिन लोगों को ट्रैक किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, राष्ट्रपति भी शामिल हैं, सेना के तमाम अधिकारी भी शामिल हैं, जो शीर्ष के अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं, जुडिशरी सिस्टम शामिल है। तो देखिए ना, हमें ये तो समझना होगा ना कि हमारे ये अधिकारी या ये नेता या जो बड़े लोग हैं, जब ये अछूते नहीं रह पा रहे हैं तो हम अपने आप को बचाएंगे कैसे? चीन हमसे इतना सक्षम हो चुका है कि इतने VVIP कैटेगरी के लोगों को भी जब ट्रैक कर पा रहा है, उनका डेटा बाकायदा जासूसी के तहत इस्तेमाल कर रहा है, अपने पास एक्सेस कर रहा है। इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि इस मुद्दे को उठाइए ही नहीं क्योंकि चीन इसका दुरुपयोग कर सकता है, ये तर्कसंगत होगा। मैं इस बात आपकी बात से सहमत हूँ कि मुद्दे को न उठाने से उस मुद्दे की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती और ना वो मुद्दा हल हो जाता है। तो ये मुद्दा बिल्कुल उठाने वाली बात है। जैसे कि आपने कहा कि अप्रैल और मई से हमारे पास इंटेलिजेंस आ रही थी, USA ने भी हमें बहुत इंटेलिजेंस भेजी थी कि LAC पर भी ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, और भारत सरकार उस वक्त अपनी वुहान स्पिरिट और चेन्नई स्पिरिट पर बैंक अपॉन कर रही थी। ये सोच रही थी कि हमने अभी बहुत अच्छा वुहान पे हमने जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद चेन्नई में हुआ है, मल्लापुरम में, तो हमारी इकोनॉमिक टाइज अच्छी होंगी तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ये एक खुशफहमी थी और ये खुशफहमी टूट गई। और अच्छी बात यह है कि जल्दी टूटी, क्योंकि जितनी लंबी ये खिंचती उतने ज्यादा हम परेशानी में रहते। पहली चीज, इस बात का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इससे जिम्मेदारी लिए बगैर ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी। और दूसरी बात जो आप मुझसे कह रहे थे, मैंने आपसे कहा कि देखिए, ये दौर जो है हर दौर का एक सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट होता है। जो हमारा दौर है उसमें टेक्नोलॉजी और ये जो डेटा की पहुंच है ना हमारे जीवन तक, उसका ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आगे आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक तरह का
एक तरह का फैक्टर बन के उभरेगा और देशों की सरकारों को और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को ये सोचना पड़ेगा कि हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से आखिर कैसे अपने मुल्क की सीमाओं को महफूज रखेंगे। चलिए, हमारे साथ विनोद दत्ता जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उन तक जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं माधवी जी का एक बार दोबारा से रुख कर रही हूँ। माधवी जी, संसद में शुरुआत में पहले प्रधानमंत्री ये बोल देते हैं कि चीन को लेकर के LAC पर हमारे जवान काम कर रहे हैं, पूरे देश को उन पर नाज है और सबको एक सुर में ये बात बोलनी चाहिए। बिल्कुल, इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और सेना के मसले पर तो एकजुटता दिखानी ही चाहिए, लेकिन ये कह देना कि मुद्दा ही ना उठाया जाए, और अगर आप मुद्दा उठा रहे हैं तो आप चीन की मदद कर रहे हैं, चीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये तर्कसंगत होगा? ये ऐसा नहीं होगा कि हम सचमुच जो हकीकत है, जो समस्या है, उससे आंखें चुरा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी सेना इतनी सक्षम है आज कि वो अपने निर्णय लेने की क्षमता रखती है, लेकिन समस्या क्या है कि हमारे देश में जो है राजनीतिक जो मुद्दे हैं उसको बनाकर देश की सुरक्षा के साथ अगर प्रश्न करके और इन बातों को जबरदस्ती सेना पर ही अगर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए, माधवी जी, आज जो मुद्दा उठा है ना, माधवी जी, जो मुद्दा उठा है ना, वो इसी जासूसी को लेकर के उठाया गया है। कहा गया कि देश में इतने लोगों की जासूसी हो रही है चीन के मार्फत। आप कहते हैं आपने ऐप्स बैन कर दिए, अगर ऐप्स बैन हुए और संजीदगी से हुए, आपने वाकई इतना फिल्टर किया, तो ये चीजें अब तक कैसे हो रही हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, लेकिन आप प्रश्न नहीं करके आप केवल दोषारोपण करते हैं। आप सेना के शौर्य पर है दोषारोपण करते हैं, जो कि उचित नहीं है। आज जो हालात है देश के अंदर, एक तरफ हम कोरोना वायरस के आक्रमण से लड़ रहे हैं देश के अंदर, और एक तरफ हमारी देश की सेना जो है सीमा पर लड़ रही है, जहां रोज नए एक ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे चीजें हो रही हैं जो कि रोज हमारे लिए एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जब कई सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं, प्रिकॉशंस लेने के बाद भी यदि ऑपोजिशन आके केवल ये कहे कि आप हमारे पास साक्ष्य प्रस्तुत करिए, कितने लोगों की डेथ हुई है, हमें लाशें गिन के बताइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाने का बिल्कुल राइट नहीं है। आप ऑपोजिशन है, आप ऑपोजिशन होते हुए आप वो मुद्दे उठाइए जिसमें सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह ना लगे। एक तरफ तो आपके चलिए, हालांकि बात डेटा के चोरी की हो रही है, डेटा को लेकर जासूसी की हो रही है, लेकिन हम हमेशा जब सवाल गिरता है तो हम सेना को लेकर के इमोशनल सेंटिमेंट्स को कैश करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में अनुमा आचार्य जी भी हैं। आप किस तरीके से रिएक्शन देंगी, क्योंकि इनका सीधे तौर पर कहना है कि आप ये मुद्दे उठाते हैं तो सेना भी हतोत्साहित हो जाती है। इनको बोलिए अभी नया वाला काम, क्योंकि मैं 25 साल सेना में काम कर चुकी हूँ, सेना का मैंने नमक खाया है, और इस तरह की जो बातें हैं अब ये पुराना फैशन हो गया, ओल्ड फैशन हो गया। सरकार जो है वो केवल सेना को लेकर अपना उसके ऊपर हक नहीं जमा सकती। विपक्ष भी इसी देश के नागरिक हैं और सेना जो है वो विपक्ष की भी है, इस देश की सेना है। तो ये ओल्ड कार्ड को तो हम अलग कर दें कि सेना के ऊपर सवाल उठाए, विपक्ष ने सेना के ऊपर सवाल उठाए नहीं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया। एक बार के बाद बार बार कहने की जरूरत है तो बार बार सुन लीजिए। अभी मुद्दा जिस जासूसी का है, उस जासूसी की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल उठाने की जरूरत है। अभी स्वाति जी ने भी इतनी अच्छी बात की, ब्रिगेडियर दत्ता ने भी की, हम भी कर रहे होंगे उन पे जासूसी। बिल्कुल, सेना को लेकर के तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। ब्रिगेडियर दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता साहब, फिलहाल देखिए, अब तो ये जानकारी जो है ये सामने आ चुकी है कि जासूसी हो रही थी। कुछ 1350 तो VVIP लोग हैं जिनकी जासूसी हो रही थी, और अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों का डेटा वो एक्सेस कर चुके हैं, डिटेल्स उनके पास हैं। इस स्थिति को हम कितना गंभीर मान सकते हैं? क्या डैमेज कंट्रोल हो सकता है, या हम ये माने कि चीन अब तक जो डेटा एक्सेस कर चुका है वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर भी सकता है? इसको रोकने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है फिलहाल? हाँ बिल्कुल, देखिए जो चीन ने जो डेटा इकट्ठा किया है, ये इसमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि सेना के अधिकारी भी शामिल हैं, उनको भी नहीं बख्शा गया है, या उसको सेना चीफ भी शामिल है। सर, इसमें दूसरी चीज़ देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सेना में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनमें समन्वय की है, कोऑर्डिनेशन की है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि सेना के जो इंटेलिजेंस है और जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनमें कोई समन्वय नहीं है। या आप ये देखिए कि
हर इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस चीज़ का भान होता है, इस चीज़ का इल्म होता है कि वो दुश्मन इस तरह की हरकत करेगा। हमारी जो फॉरवर्ड थिंकिंग है या जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है या जो स्ट्रेटेजिक विजन है वो कहाँ चला जाता है। हम क्यों नहीं प्रोएक्टिव होते हैं कि भाई चीन इस तरह की हरकत कर सकता है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी और आईटी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें चीनी एप्लीकेशंस का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, इसका जवाब मैं स्वास्थी जी से ले लेती हूँ। डॉक्टर स्वास्थी राव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वास्थी जी, जिस तरीके से डॉक्टर ब्रिगेडियर दत्ता ने कहा कि वो तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और हमारे पर्सनल स्पेस में इंटरवीन कर लेता है, हम लोग कब तक सक्षम हो पाएंगे? और इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात की जाए तो चीन को उसी की भाषा में जवाब कैसे दे सकते हैं? कोशिश करें तो हर चीज का एक ही जवाब नहीं होता है। और यहाँ पर जितने एनालिस्ट बैठे हैं वो अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। इस बात की मैं दत्ता साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हिंदुस्तान का, देखिए अभी तक हम इसको पढ़ाते हैं कि हिंदुस्तान हैज बीन अ डिफेंसिव स्टेट। का मतलब कि हम कभी प्रोएक्टिव नहीं होते हैं, हम रिएक्टिव होते हैं। जब हमारे साथ कुछ गड़बड़ होता है तब फिर हम उसका फिर परचम उठाते हैं कि अब हमें ये करना और ये करना है। तो आने वाला जो जियो पॉलिटिकल जो रियलिटी है, जिस तरह से अमेरिका रिट्रीट कर रहा है, जिस तरह से लिबरल ऑर्डर ब्रेक कर रहा है और जिस तरह के दौर में हम जा रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के, वहां पर हमको अपना ये रवैया, ये जो पैसिव रवैया है, इसको बदलना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान को। और ये जो अभी हमारे यहाँ चाइना का क्लैश चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ये एक तरह का हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरह का लेसन है कि अब हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव, बिल्कुल प्रोएक्टिव रोल जो है वो हमें निभाना होगा। और चीन को कड़े शब्दों में, कड़ी भाषा में जब उसी के तरीके से जवाब मिलेगा तो शायद वो बेहतर तरीके से रिएक्ट भी करे और उसका स्वभाव भी शायद कुछ बदले। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।